नमस्कार बच्चों, काफ़ी दिन हो गए आपसे मिले हुए। 2015, 16, 17 के पेपर तो सॉल्व कर लिए थे, तो बच्चों की डिमांड आ रही थी सब 2018-19 का पेपर भी डलवा दीजिए। कमेंट्स में मैंने पढ़ा, एक बच्चे का मैसेज था कि 2013 का पेपर भी हमको सॉल्यूशन चाहिए, तो उनकी बात भी हम रखेंगे, 2013 का भी पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो अभी तो हम 2018 का पेपर सॉल्व करते हैं, उसके जो फर्स्ट पार्ट यानी 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, समझिएगा, और कोई बात हो तो कमेंट्स बॉक्स में डाल के आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो 2018 का जो पेपर उसका फर्स्ट क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था 2018 का ये। तो 2018 जेड के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कौन सी क्वांटम संख्या समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविम, ये बात। कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास के बारे में बात करता है। अभिविन्यास, अभिविन्यास आपने पढ़ा होगा, होते हैं एस कक्षक का कोई अभिविन्यास नहीं होता। पी कक्षक में बताया आपको पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 अभिविन्यास होते हैं। इसी प्रकार डी कक्षकों के 5 होते हैं और एफ कक्षकों के कितने अभिविन्यास होते हैं? 7। तो अभिविन्यास के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है? तो देखिए भैया, क्वांटम संख्या 4 होती है। एक तो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, ये बताती है कोष के बारे में, पहला कोष, दूसरा कोष, सेल के बारे में बताती है, तो ये तो हो नहीं सकती। दूसरी क्वांटम संख्या होती है एल, एल यानी कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, या कह सकते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये उपकोषों के बारे में बताती है, एम, एस, पी, डी, एफ, इनके बारे में। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये कक्षकों के बारे में बताती है, कक्षक कितने हैं, कक्षकों का अभिविन्यास कितना है। जैसे पी में कितने कक्षक है? 3, एक्स वाई जेड। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन हमारे सामने। कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास के बारे में चुंबकीय क्वांटम संख्या जानकारी देती है। ये देती है कोषों की जानकारी, ये उपकोषों की जानकारी, ये अभिविन्यास की जानकारी देती है, और ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की जानकारी देती है। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो आगे बात समझ में आपको। तो जो अभिविन्यास होगा, जो स्टीयरिक उनका कॉन्फ़िगरेशन होगा, उनके बारे में कौन इंफॉर्मेशन देती है हमको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उनका इंफॉर्मेशन देता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे चले सेकंड क्वेश्चन पर। फास्फोरस के निम्नतर स्तर यानी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, निम्नतर स्तर का मतलब पर अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बिल्कुल ठीक है। तो फास्फोरस बेटा आता है 15 नंबर पर। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका आप 1s2, 2s2, 3s2 एंड 3p3। ये 15 तो हो गए कंप्लीट। तो आप यहाँ तक तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ये p ऑर्बिटल बना, p ऑर्बिटल में आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं। px कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2 और ये 3। अगर 4 होते तो हम यहाँ पे इनको पेयर बनाना शुरू कर देते, पर वो पूछ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, आपको दिख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 3। तो हमारा आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा बी आंसर सही होगा 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ गए हम। मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि 3 है तो कक्षक कितने होंगे? फॉर्मूले होते हैं इसके, आपको पता होगा। अगर n की वैल्यू दी हुई है तो आप इससे कक्षकों की संख्या निकालने की बात हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करें, तो कक्षकों की संख्या निकालने का सूत्र आपको बता रखा होगा, होता है n²। जो दे रखा उसी पर स्क्वायर लगा दो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड हो जाएंगे। तो आपको n बराबर दे रखा 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो अपना आंसर आपको दिखाई दे रहा है 9 होगा। 9 आंसर इसका सही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछते तो डबल कर देते, कक्षकों की संख्या निकालो और उसको डबल कर दो, तो 9 दूनी 18 यानी 9 2 जा 18 आंसर हो जाता, जो यहाँ पर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही नहीं। क्वेश्चन तो हमसे पूछा है कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तो कक्षकों की संख्या निकालना आ गया होगा। जब भी कोष यानी मुख्य क्वांटम संख्या दे दी जाए और कक्षक पूछे जाए तो आप उसका डायरेक्टली क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या बहुत क्वेश्चन आ रहे, 3 क्वेश्चन आ चुके अब तक। तो क्वांटम संख्या एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, हर साल आते हैं इसमें क्वेश्चन। तो किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निम्न है, क्या क्या है? n बराबर 2, l बराबर 0, m इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू, कौन से परमाणु में ऐसा होगा? बिल्कुल ठीक है, हमारे पास 4 परमाणु दे रखे बेटा, हाइड्रोजन दे रखा है। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन भी है, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉन भी यही है इसके पास। तो n बराबर 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, n की वैल्यू ये होती है बेटा आगे। तो ये 1 शेल में है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हमारा आंसर हो गया गलत।
लिथियम की बात कर लेते हैं जी। लिथियम आता 3 नंबर, 1s2 और 2s1। ये अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका, ये वाला 2s1, ये इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ये ना। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए? n की वैल्यू तो बेटा 2 है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये रहा, ये होता है 2 मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी जो l है द्विगंशी क्वांटम संख्या, s से पता लगती है, इससे उपकोष से, तो s के लिए होती है 0, तो l बराबर इस इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी 0, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन s उपकोष में है, s सब सेल में है, और s सब सेल में है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0। जब l की वैल्यू 0 होती है तो आपको पता होगा m की वैल्यू भी क्या होती है? 0। l की वैल्यू 1 होती है तो m की वैल्यू -1 to +1 होती है। अब s की वैल्यू की बात करें, एक और होता है चक्रण क्वांटम संख्या। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चल रहा है तो +12, s की वैल्यू क्या होती है? +12। ये हमको मैच कर रहा है क्या आंसर? n की वैल्यू 2 है, बिल्कुल सही है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0, इसकी +12, बिल्कुल ठीक है। तो यानी वो परमाणु लिथियम ही है जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ये है। अब आगे चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5th क्वेश्चन देखिए, अधिकतम अयुग्मित और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसके अंदर नहीं आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं और लिखना। अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न में से किसमें होगी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किसके अंदर है? वो कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया हुआ है। जिंक की बात करें बेटा तो जिंक आता है 30 नंबर पे, एटॉमिक नंबर। इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 एंड 4s2, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जिंक पर हमने लगाया +2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बच गया हमारा 3d10, यानी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। 10 है तो पूरे कंप्लीट पेयर, क्योंकि 10 आप भरोगे, d ऑर्बिटल होते हैं 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट भरे, सारे सारे पेयर हैं। ये आंसर हो नहीं सकता। Fe की बात करें, Fe आता है 26 पर, कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, इसमें भी +2 लगा हुआ है, +2 लगाते ही 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बच गया 6। d में 6 भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये रहे 1 2 3 4, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4। Ni का देखते हैं, निकल का। निकल आता बेटा 28 एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2, इस पर भी +2 लगा हुआ है, 2 कैंसिल, d8 बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2। अब बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर आता है 29 पर, कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2, +2 लगा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ये तो हट गए, d9 बच गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है 1, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 0। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, तो आपको दिखाई दे रहा है बी में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारा आंसर राइट होगा Fe+2। तो Fe+2 में सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाएंगे। इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना जरूरी था। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे कि कैसे फाइंड किए जाते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, घबराने की जरूरत नहीं है, समझाएंगे वो भी आपको। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्गों में ऊपर से नीचे यानी अप टू डाउन, यूं ऊपर से नीचे चलने पर आकार परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। इसका रीजन क्या है? तो सबको पता है, जैसे हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, इसके बाद आता है सोडियम। हम फर्स्ट ग्रुप वर्ग की बात कर रहे हैं। इसमें होता है 1 सेल, इसमें होता है इसमें होता है 3 सेल। तो इसमें क्या बढ़ रहा है? कोष बढ़ रहे हैं, सेल इंक्रीज हो रहे हैं। और सेल क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के लिए। इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 होते हैं, फर्स्ट सेल में आते हैं 2, 1 इलेक्ट्रॉन से बढ़ने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, इसलिए हमको सेल भी बढ़ाना पड़ता है। ये तो हुई बात क्लियर। अब ऑप्शन क्या कहता है? नाभिक आवेश बढ़ता है। गलत बात है सब। नाभिक आवेश तो बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ता है। परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, ये बात तो सही है, द्रव्यमान तो बढ़ता ही है, लेकिन साइज के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। जोड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का नए कक्षकों में समय, ये बिल्कुल सही है कि जब नया इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़े नए, उसके लिए हमको एक कक्षक और बनाना पड़ा, एक सेल और बनाना पड़ा, तब जाके यहाँ पर जगह पड़ी। वैसे आदमी बढ़ते जाते हैं तो कमरे बनाने पड़ते हैं। जैसे पहले परिवार में मम्मी और पापा ही रहते हैं, एक कमरे में काम चल जाता है।
फिर एक बच्चा पैदा होता है, फिर 2 पैदा होते हैं, तो घर वाले सोचते हैं बच्चों का अलग कमरा होना चाहिए, तो एक कमरा और बनता है। उन बच्चों की शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, फिर अलग कमरा बनता है। यानी नई चीज़ जब जुड़ती जाती है तो एक एक स्टेप हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर भी देखो बेटा, नया इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो हमको कक्षा भी इनकी बढ़ानी पड़ रही है। तो आंसर क्या हो गया? सी, कि नया इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है इसलिए हमको कक्षक बढ़ाने पड़ रहे हैं। कक्षक बढ़ रहे हैं तो आकार भी बढ़ रहा है। आगे चलें, निम्न में से किसकी विद्युत इकाई नहीं होती? यहां लिखा होता बेटा विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसकी कोई इकाई नहीं होती और बाकी सबकी इकाई होती है। सब एनर्जियां हैं, एनर्जी की यूनिट होती है सबकी। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी। ये एक मान है, पोलिंग स्केल की वैल्यू है ये। तो इसलिए विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती। आप ध्यान रखना, एक ही कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल का ऐसा है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। निम्न में से कौन सा संग्रह सम इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल सही है। यहाँ पे 4 सेट दे रखे, किसमें इलेक्ट्रॉन समान हैं? देखो बेटा, कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 20, पर 2 लग गए यहाँ पर, प्लस तो हो गए इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 18। सीजियम, ब्रोमीन, बहुत अलग अलग हो, दूर दूर का मामला हो गया। ब्रोमीन कितने नंबर पे आता है बेटा? 35 पे। आप तो यही देखो, जो याद है वही देख लो, यहाँ लिख रखा था 35। तो जितने नंबर वही इसके इलेक्ट्रॉन, तो है क्या समान नहीं है? तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सोडियम पता है 11 पे आता है, 1 प्लस लगा हुआ है, कितने हो गए इस पर? 10 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम 20 पर आता है, 2 प्लस लगा हुआ तो इलेक्ट्रॉन हो गया 18। ये भी गलत हो गया, यही गलत हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन आती है 7 पे, -3 है, इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा 10। फ्लोरीन आती है 9 पर, 1 माइनस, इलेक्ट्रॉन हो गया 10। सोडियम आती है 11 पे, 1 प्लस, कम कर दो, इलेक्ट्रॉन हो गया 10। हाँ, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन सब में बराबर आ रहा, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या सीरीज है। इन तीनों में, इस सीरीज के अंदर, इस संग्रह में, इस युग्म में, इस पेयर में क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन समान है। इसलिए ये क्या हो गया? इसका आंसर सही हो कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। अणु जिसमें 2 एकांकी यानी लोन पेयर हो और 2 आबंधी इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड पेयर हो। तो बेटा NH3 की स्ट्रक्चर आपको आती होगी। NH3 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन H को, ये तो ये लोन पेयर होता है। इसको जब इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं लोन पेयर। कितना लोन पेयर दिख रहा है आपको? 1। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, कह रहा है लोन पेयर कितने हो? 2। आगे चले, BF3 में ओनली इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और तीनों इलेक्ट्रॉन F से ऐड हो जाते हैं, एक भी लोन पेयर इसके अंदर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। H2O की स्ट्रक्चर होती है बेटा ये, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 1 2 3 4, सॉरी आउटर मोस्ट में होते हैं 6। तो देखो 2 तो के बॉन्ड में, 2 ये रह गए, तो ये 2 तो हो गया इसके अंदर लोन पेयर और ये 2 ही क्या हो गया इसके अंदर? बॉन्ड पेयर। तो हमारा क्वेश्चन भी कुछ यही कह रहा है कि किस अणु में 2 लोन पेयर है, कौन 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो इसमें नहीं हो सकते क्योंकि पता चल गया इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। H2 में आपको दिखाई दे रहे हैं 2 ही लोन पेयर है, 2 ही बॉन्ड पेयर। तो हमारा आंसर सी हुआ H2O। H2O में दोनों चीज 2 हैं। H2O, H2S, H2S ये 16th ग्रुप के एलिमेंट हैं, सब उनके हाइड्राइड है। किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, किसके कारण है? देखो बेटा O, ये है हमारे एलिमेंट, सब पे H जोड़ दिया गया है। तो किसका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? तो ऊपर से नीचे चलने पर हाइड्राइडों के क्वथनांक घटते हैं। एक बात तो हम ये याद रख सकते हैं, ये सब इनके हाइड्राइड्स हैं। तो नीचे चलने पर डिक्रीज होता है, तो सबसे ऊपर H2 है, तो इसका ही क्वथनांक सबसे ज्यादा है। कारण क्या है उसका, रीजन क्या है? H2O में क्या है बेटा? H और O ये हैं, इनकी नेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस होता है। इसकी तो होती है 2.1 और इसकी होती है लगभग 3.5। तो 0.7 से ज्यादा का अंतर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आकर्षित करता है। तो H पर आ जाता है यहाँ पर प्लस और O पर आ जाता है माइनस। प्लस माइनस कारण दोनों आकर्षित होते हैं और एक दुर्बल बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध। एक एक्स्ट्रा बॉन्ड इनके अंदर बन जाता है। उस एक्स्ट्रा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया यहाँ पर, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया। जैसे आपके पास 1 पेन दे, इसको तोड़ दोगे बहुत आसानी से। 2 दे दें ऐसे ही, तो फिर थोड़ा सा आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। 3 दे दें तो और ताकत लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड ज्यादा मिल गया, इसलिए इसको ज्यादा गर्म करना पड़ा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक क्या हो गया? ज्यादा। तो H2 का ज्यादा है और हाइड्रोजन बंध के कारण ज्यादा है। तो कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या? H2O का यह बेटा H है, H बंध के कारण सही लग रहा है। H2T का उच्च ना हो ही नहीं सकता। H2S का, H2S में H बंध बनता ही नहीं है। जब भी तो कभी क्वेश्चन देखा होगा आपने, H2O द्रव है और H2S गैस है, क्यों? ऐसा क्वेश्चन आता है। H2O इज लिक्विड वेयर एज H2S इज गैस, गिव रीजन। ऐसा क्वेश्चन खूब बार आता है एग्जाम में। तो रीजन यही है कि H बॉन्ड नहीं बनता। H बॉन्ड से क्या आता है? पास पास आते हैं, पास पास आते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो हमारा आंसर आपको सही दिखाई दे रहा है ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो H2O का क्वथनांक सबसे अधिक है, कारण है H बंध के कारण।
हाँ ये न्यूमेरिकल आ गया भैया, के लिए रिलेशन बताना है। हाँ हाँ ठीक है बेटा। देखो रिलेशन आपको पता होगा क्या होता है, के पी और के सी में रिलेशन, के पी बराबर के सी आर टी की घात पावर जो होती है डेल्टा एन, ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन है, मतलब के पी के सी का रिलेशन। तो इस रिएक्शन के लिए क्या रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन के लिए क्या संबंध होगा के पी और के सी में, इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए के सी और के पी में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन। तो देखो भैया डेल्टा एन की बात है, बस डेल्टा एन निकालना। तो डेल्टा एन निकालने का फॉर्मूला पता होगा आपको, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल। उत्पाद कौन है, प्रोडक्ट ये है, इसके मोल कितने, आगे जो लिखा हुआ वो मोल होते हैं 2, माइनस अभिकारक के रिएक्टेंट के 3, ये आगे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, 3 और 1 4, तो आ गया डिफरेंस 2 का। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, वैसे -2 आते हैं लेकिन अपन डिफरेंस लिखते हैं 2। तो संबंध हो गया हमारे पास, के पी ओ क्यों लिख दें, आप के सी ओ क्यों लिख दें, आर टी ओ लिख दें, यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो ये कहाँ लिखा हुआ अपने पास, ये रहा, ए ऑप्शन इसका सही है। आ गया होगा। वैसा ही उसी टाइप का एक न्यूमेरिकल आ चुका है अपने सामने, के सी का मान, बिल्कुल ठीक है, के सी याद करना इस रिएक्शन के लिए, साम्य स्थिरांक। तो देखो बेटा इस रिएक्शन का के सी कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऊपर आएगा, प्रोडक्ट कौन है एनओ, एनओ के मोल इसके ऊपर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएंगे। रिएक्टेंट कौन कौन है, N2 और O2। NO की सांद्रता ये रही बेटा NO की, तो लिख देंगे 2.8, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दें 2.8, इसको जोड़ दो घात को, 10 की घात हो जाएगी, 3 और 3 6, घातें हमेशा जुड़ जाती है, पावर ऐड स्क्वायर करते हैं। नीचे N2 की वैल्यू क्या है 3 गुणा 10 की घात 3, फिर O2 की 4.2 गुणा 10 की घात 3। तो देखो बेटा पावर तो कैंसिल होगी, 10 की घात 6 ऊपर है, 10 की घात 6 ही नीचे है, पावर कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम आंसर दे लेंगे, ऊपर तो रह गया ओनली 2.8 को 2.8 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 4.2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे तो आ गया बेटा 12.6, ऊपर क्या आएगा 2.8 को 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, अब 12.6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देख लेंगे तो आंसर आएगा 0.622, और जो आंसर हमको यहाँ दिखाई दे रहा है ए, आप इसको कैलकुलेट कर लें घर पर, यही आंसर आने वाला है। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन भी कर दिया है। आगे रिवर्सेबल रिएक्शन में अभिकारकों की सांद्रता को दुगनी कर दे साम्य, हाँ यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभावित होगा या नहीं होगा, किससे, सांद्रता से। तो आपको बता दूं पहले, साम्य स्थिरांक किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता है। तो सांद्रता दुगनी कर दी, तिगुनी कर दी, चौगुनी कर दो, साम्य अवस्था पर कोई साम्य स्थिरांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी साम्य स्थिरांक समान रहेगा, सी आंसर हो गया इसका। कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो उसमें सांद्रता, ताप, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है साम्य स्थिरांक पर, साम्य स्थिरांक उसका सेम रहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका सेम रहता है। तो आपका आंसर हो गया समान रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानव रुधिर का पीएच, बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको तो याद करना पड़ेगा। हमारे जो ब्लड की जो पीएच होती है 7.4, हल्का सा, ये क्या होता है बेसिक नेचर का होता है। निम्न में से कौन सा ब्रोंस्टेड अम्ल और ब्रोंस्टेड क्षार, इसके लिए हमको ब्रोंस्टेड अम्ल और क्षार की डेफिनेशन आनी चाहिए। ब्रोंस्टेड अम्ल क्या होते हैं, जो H+ त्यागते हैं, ये तो होते हैं बेटे ब्रोंस्टेड अम्ल, और जो H+ ग्रहण करते हैं वो होता है ब्रोंस्टेड क्षार। तो इनमें से कौन है ऐसा जो H+ ग्रहण भी करेगा और H+ त्यागेगा भी। पहला हो सकता है H है नहीं, त्यागेगा कहाँ से भैया, है ही नहीं इसके पास, तो हो ही नहीं सकता। ये त्याग सकता है, कैसे त्यागेगा, OH+ से तो त्याग दिया, लेकिन H+ को ग्रहण कैसे करेगा, क्योंकि इस पर भी प्लस है, इस पर भी प्लस है, तो दूर भागेगा, ग्रहण नहीं कर सकता। त्याग सकता है पर ग्रहण नहीं कर सकता। NH3 एक स्थायी कंपाउंड है पहले से ही, ये भी कुछ त्याग देगा तो अस्थायी हो जाएगा, ग्रहण कर लेगा तो NH4+, तो ग्रहण तो कर सकता है पर त्याग नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी क्या है ये स्टेबल है। अब बच गया हमारे पास HCO3। देखो बेटा HCO3 अगर H+ त्याग देगा तो स्थायी आयन बनता कार्बोनेट आयन, यानी त्यागना इसके लिए आसान है। और यदि ये ग्रहण कर लेता है, ये ग्रहण कर लिया
तो बन जाएगा H2CO3 स्थायी यौगिक बन जाएगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्स कार्बोनिक अम्ल। तो यानी ये आसानी से त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, इसलिए हमारा आंसर सही हो गया सी ब्रोंस्टेट अम्ल भी है, सी ब्रोंस्टेट क्षार भी है, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको। तो बाइकार्बोनेट दोनों ही काम करता है, H त्यागता भी है, H प्लस ग्रहण भी करता है। कौन सा लुईस क्षार नहीं है? लुईस क्षार किसे कहते हैं? जिस पर कम से कम एक लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, कम से कम एक लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको लुईस क्षार कहते हैं। तो बेटा इस पे लोन पेयर होता है इन पर, ये तो लुईस क्षार है, माइनस आ रहा है लुईस क्षार है, ऊपर लोन पेयर होते हैं 2-2, ये भी लुईस क्षार है, बच गया एक Ag, ये लुईस क्षार नहीं है क्योंकि धातु है ये, और धातु जब आयन बनाती है तो प्लस में बनाती है, तो ये लुईस क्षार लेविस बेस नहीं है, Ag प्लस या Ag। शीतल पे एक नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3.8। बेटा pH का न्यूमेरिकल है, pH निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, माइनस लोग H प्लस लिख देंगे, माइनस लोग H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इधर लिख रखी है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये दे रखी बेटा 3.8 गुणा 10 की घात माइनस 3, ये लोग हो गया हमारे। इसको सोल्व करना है, सोल्व करना आपको आता होगा, माइनस इसको लिख सकते हैं लोग 3.8, गुणा का चिन्ह प्लस में बदल जाता है, और यहाँ लिख देंगे इसको लोग 10 की घात माइनस 3। ठीक है बेटा, इधर सोल्व कर रहा हूँ आगे। अब ये माइनस बाहर पड़े रहना, तो लोग 3.8 का मान आना चाहिए। लोग 3.8 का मान या तो दिया हो क्वेश्चन, नहीं दिया हो तो इसके पास वाला ले लो, लोग 4 का मान, तो लोग 2, 3, 5, 7, 11, 10, 2, 4 तो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो लोग 4 का मान होता है बेटा 0.6020, मैं लोग की भी टेबल बना देता हूँ वैल्यू की यहाँ पर। इस पूरे का मान हो जाएगा -3, क्योंकि -3 घात आ गया जाएगी, -3 और लोग 10 का मान होता है 1, तो हो जाएगा -3, ये बाहर माइनस है, माइनस के यहाँ माइनस का आंसर आएगा जो प्लस हो जाएगा, ये आंसर आएगा लगभग अपने 2.38 के समथिंग, घटा लेना आप इसको, माइनस कर लेना 3 में से इसको, तो 2.38 किसके नियर अबाउ ये देखना, क्योंकि हमने यहाँ पे 3.8 की वैल्यू नहीं ली, हमने 4 की लिए, इसलिए एक्यूरेट आंसर नहीं आया, पर 3.8 की वैल्यू हमको पता नहीं है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। वैसे 3.8 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको कभी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो लोग 3.8 की वैल्यू होती है 0.544, ये लोग 8 की 3.8 की वैल्यू है। हमको हर वैल्यू याद कर नहीं सकते, उसके पास वाली वैल्यू लेके हम क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, तो पास वाली वैल्यू 4 थी, तो मैंने 4 से इसको सोल्व कर लिया। 2.38 के नियर अबाउ आंसर है ये 2.42, तो यही आंसर हमारा सही है, और सब इससे थोड़े थोड़े दूर है। आई बात समझे बेटा, ये क्वेश्चन था। इसके लिए लोग की कुछ वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे लोग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, लोग 3 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 0.4771, लोग 7 की याद रखनी पड़ेगी आपको 0.8451, लोग 11 की याद रखनी पड़ेगी आपको 1.414, लोग 10 की 1, लोग 100 की 2, लोग 1000 की 3, ये वैल्यूज़ होती हैं। इन वैल्यूज़ को आप यूज़ में लेकर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अम्लीय बफर विलयन, बेटा अम्लीय बफर, एसिडिक बफर, इसमें वीक एसिड होना चाहिए, वीक एसिड। अगर क्षारीय बफर पूछे तो क्षार वीक होना चाहिए, साधारण पूछे तो वाटर होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाले ट्रिक है इसके अंदर। तो किस में वीक एसिड है? वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है बेटा एक तो ये CH3COOH, एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको, ये एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कहाँ लिखा हो ये देख लें आप, ये रखो, ऐसे देखते पता चल गया कि ये अम्लीय बफर विलयन है, क्योंकि जो बफर पूछा जाए वही वीक होना चाहिए। अम्लीय बफर तो एसिड वीक होना चाहिए, क्षारीय बफर तो दुर्बल क्षार यानी वीक बेस होना चाहिए। धुआं किसका कोलाइडी विलयन है? कोलाइडी विलयन में 2 चीज़ें मिक्स होती हैं। तो धुआं में देखो बेटा गैस ज़्यादा होती है और ठोस के कण माने जाते जो क्या होते हैं, कम होते हैं। गैस ठोस, तो गैस में ठोस, ये रहा कार्बन होता है धुआं के अंदर, कार्बन क्या होता है, ठोस होता है, और गैस ज्यादा होती है, तो गैस में ठोस, ये क्या है, धुआं। तो धुआं इस प्रकार कोलाइडी विलयन, गैस में ठोस। लास्ट के टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव जानते हैं सब आपको, जब आप जैसे सनलाइट आती है किसी रोशनदान से हो, किसी खिड़की से सुबह शाम के टाइम पे एक लाइन बन जाती है लाइट की, जब हमको लाइट दिख जाती है लाइन के रूप में, पट्टी दिखती है, वो प्रकाश का जो पुंज दिखाई देता है वही क्या टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल नाम का साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले देखा था।
तो ये जो टिंडल इफेक्ट है कौन से विलियन में बनता है? कोलाइडी विलियन में बनता है। पहली बात तो क्वेश्चन कह रहा है नहीं बनता, किस में नहीं बनता? कोलाइडी में तो बनता है, ये आंसर नहीं है। पायस में नहीं, वास्तविक विलियन इनमें नहीं बनता बेटा। वास्तविक विलियन जो रियल सॉल्यूशन होती है इसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं जो घुले हुए, उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, छोटा होता है। तो बहुत छोटा साइज होने के कारण वो प्रकाश के कणों को पकड़ नहीं सकते, उनको स्क्रेटेड नहीं कर सकते, प्रकीर्णित नहीं कर सकते, इसलिए उसके अंदर पथ दिखाई नहीं देता। तो वास्तविक विलियनों में टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता, ये आप बात ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे ऐसे करके 20 क्वेश्चन थे जो 2018 के क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे। वीडियोस को लगातार देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि बेटा हमारे अभी सब्सक्राइबर 1000 के करीब होने वाले हैं। जैसे 1000 होंगे तो हम आपको अनाउंस कर देंगे, आपके पास यह सूचना पहुंचा देंगे कि हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लाइव क्लासेस का टाइम टेबल वगैरह सब आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो लाइव क्लास के लिए भी आप तैयार रहें, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से, करीबियों से, रिश्तेदारों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। जितने जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने जल्दी ही हम आपके सामने लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। धन्यवाद।